हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अकाउंट्स की आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे डेबिट क्रेडिट क्या होता है। इसको पूरा हिंदी में सीखेंगे और प्रॉपरली आपको सिखाएंगे। ज़्यादातर लोग इसमें हमेशा उलझ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कौन सी एंट्री डेबिट होगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट होगी। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो आइए इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इटली के वेनिस नगर में लूसा पॉसिलो द्वारा सन 1494 में शुरू किया गया था। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन में दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट होते हैं, जिसमें एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। बिजनेस का कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता है जिसमें सिर्फ एक अकाउंट ही इफेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो रूप यानी दो प्रकार होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का यह मतलब नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन दो बार लिखा जाता है या उसको दो बार रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी पर्सन या अकाउंट्स या कोई भी बेनिफिट लेता है या रिसीव करता है तो उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। अगर आपने किसी से कोई चीज़ ली तो वो हमेशा डेबिट की जाएगी, और जो पर्सन या जो अकाउंट कुछ भी देता है तो उसे हमेशा क्रेडिट करा जाता है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के क्या लाभ हैं। देखिए, पहला क्या है, ये एक साइंटिफिक तरीका है कि हम दो एंट्रियों को कैसे करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का यह लाभ होता है कि इसमें सारे लेन देनों को रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रणाली दूसरी प्रणाली की तुलना में वैज्ञानिक है। नंबर दो, हर लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रहता है। डबल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट्स तीन पार्ट में बांट दिए जाते हैं, जैसे कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हम इसको आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग सारे लेन देन या ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट में लिखा जाता है। इस तरह हम इस प्रणाली के अंतर्गत सारे लेन देनों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में तलपट बनाना, जिसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ये शब्द आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा। डबल एंट्री सिस्टम का यह एडवांटेज है कि अलग अलग अकाउंट्स बनाकर जितनी भी अमाउंट रिकॉर्ड की गई है, जितनी अमाउंट डेबिट में है उतनी ही क्रेडिट में होनी चाहिए। इसको चेक करने के लिए हम एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं। चौथा, व्यापार में क्या लाभ है क्या हानि है, उसको कैसे तैयार किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पता चल जाता है कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपस में बराबर हैं कि नहीं, और इसी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है। और फिर इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट प्रिपेयर करके निकाल कर हम पर्टिकुलर एक पीरियड का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये एक लैटिन शब्द है, डिब्रे एंड क्रेडिब्रे बिकम द इंग्लिश डेबिट एंड क्रेडिट। तो जैसे डेबिट में डी आर आ रहा है तो वो डिब्रे से डी आर आ रहा है, और क्रेडिट में सी आर आ रहा है तो वो क्रेडिरे से सी आर आ रहा है। ठीक है। डेबिट का मतलब किसी के नामे लिखना,
हिंदी में आप लोग समझ गए होंगे। कोई चीज़ किसी के नामे लिखना, अगर किसी को कोई चीज़ दी गई है तो उसके लिए वो डेबिट हो गई है, यानी हमने किसी के कोई नामे कोई चीज़ लिखी है। और क्रेडिट का मतलब जमा करना, क्रेडिट का मतलब जमा करना। अगर इसको हम और अच्छे उदाहरण से समझते हैं आगे के चैप्टर में। व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? डेबिट और क्रेडिट का उपयोग उस लेखांकन प्रणाली द्वारा परिभाषित किया जाता है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम का एक तत्व है। डबल एंट्री सिस्टम का मूल आधार यह है कि प्रत्येक लेन देन का कम से कम दो अलग अलग स्थानों पर समान और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब यह है कि लेन देन कम से कम दो खातों को प्रभावित करेगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा, और दोनों प्रविष्टियां संतुलित होंगी। यह तर्क एक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो सभी लेखांकन रिकॉर्ड को सूचित करता है, जैसे संपत्ति प्लस देयता प्लस इक्विटी। सभी दोहरी प्रविष्टियों इस समीकरण में इनपुट की जा सकती हैं। इस तर्क के आधार पर जनरल प्रविष्टि में हमेशा संबंधित खातों में डेबिट और क्रेडिट होगा। जनरल का मतलब यहाँ पर होता है जो भी हम व्यापारिक लेन देन करते हैं उसको हम जनरल खाता में हमेशा लिखते हैं। एक तरफ बाईं साइड में हमेशा डेबिट होगा और दाईं साइड में हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है। जनरल प्रविष्टियों के इस तर्क को बनाए रखने में सहायता के लिए डेबिट को हमेशा सामान्य खाता बही के बाएं हाथ के कॉलम में दर्ज किया जाता है और क्रेडिट को हमेशा दाएं हाथ के कॉलम में दर्ज किया जाता है। कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। यदि कोई निर्माण कंपनी मशीनरी खरीदने के लिए 1000 रुपये का ऋण लेती है, अब ऋण किसी बैंक से लिया जा सकता है या किसी व्यक्ति से लिया जा सकता है, तो 1000 रुपये का अगर वो ऋण लेती है तो ऋण को देय खातों में 1000 क्रेडिट के रूप में दर्ज किया जाएगा और मशीनरी को उपयुक्त परिसंपत्ति खाते में डेबिट के रूप में दर्ज किया जाएगा। आई बात समझ में? 1000 रुपये क्रेडिट के रूप में दर्ज किए जाएंगे और मशीन को डेबिट के रूप में दर्ज किया जाएगा। चलिए एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई फर्नीचर स्टोर किसी ग्राहक को 500 रुपये का सोफा क्रेडिट पर बेचता है तो उसके अकाउंट बिक्री खाते के क्रेडिट बैलेंस में 500 रुपये का लेन देन और प्राप्त खातों में 500 रुपये का डेबिट दर्ज करेंगे। जैसे ही ग्राहक डेबिट क्रेडिट पर भुगतान करता है, व्यवसाय भुगतान को देय खातों में क्रेडिट के रूप में और नगद खाते में डेबिट के रूप में दर्ज करेगा। जब ग्राहक ने सोफे का पूरा भुगतान कर दिया तो देय खातों का आइटम शून्य हो जाएगा। जैसे जैसे ग्राहक पैसा जमा करता जाएगा वैसे वैसे डेबिट खत्म होता चला जाएगा और क्रेडिट आपका शून्य हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलो कुछ आगे देख लेते हैं। अकाउंटिंग। हमारी अकाउंट्स में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। अब आइए देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते में ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, कंपनी से संबंधित होते हों।
मतलब किसी भी व्यक्ति, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स या व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में रखते हैं। पर्सनल अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल पर्सन लाइक इंडिविजुअल, फर्म, फैक्ट्री, कंपनी, बैंक, एसोसिएशन, ये सभी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर संदीप का अकाउंट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, पीएनबी बैंक और भी कोई बैंक हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं रियल अकाउंट। रियल मतलब वस्तुगत, कोई वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। रियल अकाउंट ऐसे सभी खाते जो वस्तुओं से संबंधित होते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट्स, बिल्डिंग्स अकाउंट्स और कंप्यूटर एक्सेट्रा, जो भी आपकी वस्तुएं हैं वो सब आपको इसमें मिल सकती हैं। आइए देखते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। अवास्तविक खाते, इस कैटेगरी में व्यापार के समस्त खर्चों और हानियों व लाभ और आय से संबंधित खातों को रखा जाता है। Nominal accounts, these are accounts typed are related to income or gains and expenses or losses। मतलब इसमें जो भी प्रॉफिट है, जो भी हमारा खर्चा है, नुकसान है, वो सभी हम नॉमिनल अकाउंट्स में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वेजेस मतलब मजदूरी, सैलरी अकाउंट, कमीशंस हम देते हैं और रेंट वगैरह भी देते हैं। तो ये सब एक तरीके से हमारे खर्च के अकाउंट्स हैं। तो इन सभी को हम नॉमिनल अकाउंट्स में रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कुछ आपको संदेह है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो, टॉपिक अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आगे की क्लास में हम आपको लेज़र के और डिफरेंस बताएंगे। लेज़र टैली प्राइम में और कैसे बनाएंगे, इनको हम आगे की क्लास में डिस्क्राइब करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास होगी।